प्यारे छात्रों, स्टडी राइट्स क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस डे में हमने ज्यामिति के कुछ फंडामेंटल बिंदुओं पर चर्चा की थी, जैसे कोण है, रेखा है इत्यादि। अब हम ज्यामिति के अंदर कुछ विशेष आकृतियां हैं, बहुभुज हैं, जिन्हें इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। उनमें सबसे पहले जो पॉलीगॉन बहुभुज आता है वो त्रिभुज है। वास्तव में देखा जाए त्रिभुज, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, कोई ऐसी आकृति होगी जिसमें 3 भुजाएं होंगी। क्यों त्रिभुज, ऐसा नाम से ही मालूम पड़ रहा है। इसे हम ज्यामिति की भाषा में समझने के लिए भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न परिभाषाओं से इसे परिभाषित किया है। किसी ने कहा है त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, नाम से महसूस हो रहा है। किसी ने कहा है त्रिभुज ऐसी आकृति है जो तीनों भुजाओं के घेरने से बनती है, उनकी भी बात ठीक है। इत्यादि इत्यादि लोगों ने त्रिभुज को परिभाषित किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में जो त्रिभुज है वो किसी तल पर, सपोज दैट ये कोई तल है, इस तल पर 3 रेखाओं द्वारा ऑक्युपाइड किया गया क्षेत्र, किसी तल पर 3 रेखाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। माने ये कोई तल है, इस तल पर 3 रेखाओं से कोई एक क्षेत्र घेर दिया गया है, और वो क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। देखो ये ऐसा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। यहां से एक रेखा, ये दूसरी रेखाखंड और ये तीसरी रेखाखंड। इन तीनों रेखाखंड ने आपस में इंटरसेक्ट करके एक क्षेत्र को घेर लिया तल में। तो उस तल में तीनों रेखाओं से घेरने के बाद जो आकृति तैयार होती है वो त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी, तो उन परिभाषाओं को ये फॉलो कर रहा है। अर्थात हम त्रिभुज को इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। त्रिभुज किसी तल में वह ज्यामितीय आकृति है जो बंद आकृति है, जो एक निश्चित क्षेत्र को घेरते हुए बंद है, और ये रेखाखंड सरल रेखाखंड होती है। और त्रिभुज को व्यक्त करने के लिए हम इसका ही एक छोटा सा मार्ग इससे व्यक्त करते हैं। देखो इस छोटे से चित्र में, इस छोटे से भाग में एक ही छोटा सा त्रिभुज बन गया, ट्राइएंगल। देखो हिंदी में त्रिभुज कहा, इंग्लिश में ट्राइएंगल कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 भुजाएं हो गई, 3 कोण हो गए। अब यहां इन रेखाओं ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये एक बिंदु ये बना था, दूसरा बिंदु ये बना, तीसरा बिंदु ये बना। तो ये इसके टॉप बिंदु है, शीर्ष बिंदु है।
और हम इनका नाम ए, बी और सी देते हैं और इसको हमने व्यक्त इस मार्क्स के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया है। तो ज्यामिति में हम इसे लिखेंगे कैसे? अगला प्रश्न ये आता है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब इसे लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका, हमने यहां से स्टार्ट हुए, यहां आए और यहां से यहां पहुंचे, पुनः यहां पहुंचे, तभी तो ये क्षेत्र ऑक्युपाइड हुआ, तभी तो ये क्षेत्र घिरा हुआ, तभी तो ये क्षेत्र क्या हुआ? बंद हुआ। और किसमें हुआ? प्लेन में बंद हुआ, अर्थात तल पर बंद हुआ। तो त्रिभुज लिखने का तरीका, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और किसी भी बिंदु से आप प्रारंभ कर दीजिए, ए, बी, सी। अब इस चित्र को हम बोलेंगे कैसे? त्रिभुज ए बी सी, ट्राइएंगल ए बी सी। तो मैं समझता हूं कि त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज क्या होता है? यह एक द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय क्यों है? क्योंकि यह तल पर कोई क्षेत्र घेर रही है। त्रिभुज तीन भुजाओं से बना पॉलीगॉन है, अर्थात बहुभुज है। त्रिभुज किसी एक क्षेत्र को बंद कर रहा है। त्रिभुज बंद आकृति हुई, गिरी हुई आकृति हुई, तीन त्रिभुज के टॉप हैं, ये सब कुछ त्रिभुज है। अब हम इस ट्राइएंगल को, इस त्रिभुज को समझ चुके हैं, त्रिभुज शब्द को भी पहचान चुके हैं और त्रिभुज की आकृति को भी जान चुके हैं। अब हमको देखना है कि त्रिभुज के अंदर वाले क्षेत्र को जो हमने ट्रेस किया है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को हमने ट्रेस कर दिया है क्योंकि बंद कर दिया गया है। इसी भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को हम अभ्यंतर भाग कहते हैं। क्या भाग कहते हैं? अभ्यंतर। अभ्यंतर भाग है। त्रिभुज का कौन सा भाग है? ये अभ्यंतर है, माने अंदर का भाग है, माने आंतरिक भाग है। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? इंटीरियर एरिया, माने अंदर का क्षेत्र। प्लेन में हमने ये तो देख लिया, तब में आकृति बनी और आकृति ने जिस क्षेत्र को घेरा उसका नाम क्या हुआ? अभ्यंतर भाग, इंटीरियर एरिया। अब इसके साथ साथ इसके अंदर का भाग हो गया, बाकी का जो ये तल था, इस तल में ये जो डॉटेड भाग है, इस डॉटेड भाग को भी हम क्या कहेंगे? इस डॉटेड भाग को हम कहेंगे बहिर्भाग, वाह्य भाग। क्या कहेंगे इसे? वाह्य भाग। किसका वाह्य भाग है ये? इस त्रिभुज का वाह्य भाग है। इंग्लिश में से कहेंगे एक्सटीरियर एरिया, माने बाहर का क्षेत्र, और ये हुआ अंदर का क्षेत्र। अब मुझे लगता है त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी से आप परिचित हो गए होंगे। अब अगले बिंदु हम त्रिभुज के अवयव पर चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करेंगे अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइएंगल, माने त्रिभुज में कौन कौन से अवयव हैं। तो सामान्यतः हम एक त्रिभुज को बनाते हैं। ये त्रिभुज
हमारा तैयार हो चुका है। और जब त्रिभुज बन गया है तो इसका कुछ नामकरण तो करना ही होगा। सपोज दैट इसका एक टॉप शीर्ष P है, दूसरा टॉप Q है और तीसरा टॉप R है। अब इसके अंदर त्रिभुज है तो 3 भुजाएं भी होंगी, 3 कोण भी होंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के अवयव पर चर्चा करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ एंगल। तो त्रिभुज में नंबर 1 बात ध्यान देनी है, किसी भी त्रिभुज, इसी त्रिभुज को देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम इस त्रिभुज को चर्चा कर रहे हैं। त्रिभुज लिखेंगे लेकिन ज्योमेट्री है, गणित है, तो इसमें मार्क्स का भी प्रयोग करेंगे, चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। मैंने जैसे बताया था कि त्रिभुज को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, तो इसे बोलेंगे क्या? त्रिभुज। ये ट्राइएंगल, ट्राइएंगल PQR, PQR में कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। कोण P बिंदु पर बनना है, कोण Q बिंदु पर बनना है और एक तीसरा कोण R बिंदु पर बनना है। तो त्रिभुज PQR में 3 कोण हैं। कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। ठीक है, पहला अवयव 3 कोण का। अब दूसरा अवयव, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज में इसी त्रिभुज को देखते हैं, 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। लिखेंगे कैसे? त्रिभुज PQR में तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। अब इन भुजाओं के क्या नाम है? एक तो PQ भुजा है, दूसरी QR भुजा है और तीसरी PR भुजा है। कौन सी भुजा है? PR भुजा। इट इज क्लियर? विशेष हम ये देख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु हैं। क्या है? 3 शीर्ष बिंदु हैं। बिंदु P, बिंदु Q तथा बिंदु R। मुख्यतः त्रिभुज के 6 अवयव हुए। इसे हमने विशेष में कहा है, इसे में ध्यान रखना। शीर्ष बिंदु को टॉप भी कह सकते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। मुख्यतः त्रिभुज में 6 अवयव हुए, 3 भुजाओं के और 3 कोण के। इट इज क्लियर? मुझे लगता है अवयव के बारे में आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या चर्चा करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं, माने 3 भुजा वाली आकृति, और इंग्लिश में ट्राइएंगल कहते हैं, यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हैं। तो इन्हीं दोनों चीजों से हम एक चीज निकाल के ला सकते हैं कि त्रिभुज के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को
कोण के आधार पर देखें और भुजा के आधार पर देखें। जैसे मैंने यहां कुछ लिखा है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार हम दो आधार से देख सकते हैं। पहला आधार हमारा कोणों का आधार है, माने बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी जो बेस है, आधार है, वो क्या है? कोण है, एंगल है। और दूसरी तरफ हमने प्रकार जानने के लिए आधार किसे बनाया है? भुजाओं को बनाया है। तो मुख्यतः त्रिभुज दो आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला आधार रहेगा कोणों का आधार, दूसरा आधार रहेगा भुजाओं का आधार। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जैसा नाम से है, न्यून कोण त्रिभुज। भाई इसको इंग्लिश में एक्टिव ट्रायंगल भी कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात एक्यूट एंगल हो। माने जैसे पहले प्रीवियस क्लास में हमने एंगल्स में जब चले थे तो एक्यूट एंगल की परिभाषा में बताया था कि वो कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो। तो उसी चीज को यहां पर देखते हैं, न्यून कोण। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। कैसा हो? न्यून हो, एक्यूट हो, लेस देन 90, माने 90 अंश से छोटा वाला कोण। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारा क्या है? लेस देन एम, एंगल एम, एंगल एन और एंगल ओ कैसे हैं? न्यून है, 90 अंश से कम है। इनके मान कैसे हैं? 90 अंश से छोटे हैं, कम हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, उसे क्या कहेंगे हम? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इट इज क्लियर? अब हम चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे ज्यादा हमको समकोण त्रिभुज ही ज्योमेट्री में दिखाई देता है। मैं तो ये कहूंगा कि समकोण त्रिभुज गणित की बहुत सारी विधाओं की रीढ़ की हड्डी है। और ये अभी से नहीं है, वैदिक संस्कृति से इस पर काफी चर्चा है और इसका उपयोग किया गया है, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं। तो समकोण त्रिभुज जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है, जिसका कोई एक कोण समकोण हो, यानी 90 अंश का हो, ऐसे कोण को से जो मिलकर के ट्रायंगल बनेगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। फिर एक चित्र बनाते हैं। इसके टॉप के नाम रहेंगे ए, बी, सी। जैसे हमने एंगल वाले पोर्शन में समकोण बताया था, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो, अर्थात ये एंगल 90 अंश का है, इसकी मान 90 अंश है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। कंडीशन क्या रही कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, माने पॉइंट बी पर जो बनने वाला कोण है, इसकी वैल्यू 90 अंश है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण कहेंगे।
मुझे लगता है ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अभी हम त्रिभुजों के प्रकार के नाम से ही आपको अवगत करा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रहे हैं। अब अगला कोण अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज, जैसा कि नाम से मालूम पड़ा है, फिर वही बात हम रिपीट करेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने जो लिंक तैयार की थी कि किसी भी आकृति से पहले उनके जो भी बिंदु हैं उन पर हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, जिससे आगे आने वाली आकृतियों में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। तो उसमें अधिक कोण आया था। ये सभी छात्रों को ये मालूम होगा कि अधिक कोण क्या है। फिर एक चित्र बनाएंगे हम। देखिए, इस तरीके का एक ट्राइएंगल है। एक क्या है? त्रिभुज है। भाई त्रिभुज तो बना दिया, लेकिन इसका नाम तो नहीं रखा, तो चलो नाम भी रख लेते हैं। RST। कोई ट्राइएंगल हमने प्लॉट किया RST। अब इस ट्राइएंगल को देखकर हमारी ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इसमें एक कोण अधिक कोण है, माने उसका मान 90 अंश से अधिक है। देखिए, इसमें जो कोण S है, चित्र को देखने पर जो कोण S है ये हमें 90 अंश से बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन 180 अंश से छोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण S अधिक कोण होगा ना। तो इस प्रकार का त्रिभुज जिसका कोई सा भी एक कोण, ध्यान देना, कोई सा भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो, हम कह सकते हैं ट्राइएंगल RST में कोण जिसकी मान 90 अंश से अधिक हो, अर्थात S इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। यही तो अधिक कोण की विशेषता थी कि 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। तो कोण ये वाला 90 से अधिक है और 180 अंश से कम है, तो हमारी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, हमारी कंडीशन को ये ठीक से व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल। जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ। हमने ये जो वर्गीकरण किया उसका आधार क्या माना था? कोण। पहले भी कहा था, फिर एक बार कहेंगे कि जो ट्राइएंगल शब्द इंग्लिश का है, इसमें एंगल है, तो हमने आधार किसे माना? एंगल को माना। अब हम हिंदी के त्रिभुज शब्द को देखेंगे यहां, और उसमें जो भुजा आया है, भुज माने भुजा माने साइड, इस साइड को आधार मान करके त्रिभुज को भी
तीन रूप से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात तीन रूप में इनका नामकरण हो सकता है। उनमें से पहला भाग समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल इंग्लिश में बोलेंगे। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, असिमेट्रिकल ट्रायंगल। इन तीनों प्रकार के त्रिभुजों को हम उन्हें एक बार तल पर प्लॉट करके, व्यक्त करके, चित्र बनाकर, फिगर बनाकर के समझेंगे। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? सम हों। सम माने समान। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हैं, अर्थात बराबर हैं, इक्वल हैं, ऐसे ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम ए वी सी दे दिया और इसको लिख भी दिया, ट्रायंगल ए वी सी। अब इसकी जो तीन भुजाएं हैं, वो तीन भुजाएं, एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। ये तीनों भुजाएं की जो लंबाइयां हैं वो कैसी हैं? समान हैं। तो इसे क्या कहेंगे? ए बी बराबर है भुजा बी सी के और ये भी बराबर है भुजा ए सी के, यानी ये वाली भुजा इक्वल दिस साइड ऑलरेडी इक्वल दैट साइड। ए बी equal to BC and VC equal to AC and AC also equal to AB। इसका मतलब हुआ तीनों भुजाएं बराबर होंगी, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई सी दो भुजाएं की जो लंबाइयां हैं वो इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं। अब देखो, इसे एक चित्र से देख सकते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इसको व्यक्त कैसे करेंगे? लिखने का तरीका, में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, पता है सबको। अब इसमें भुजा पी क्यू पी आर के इक्वल है। हमें पी क्यू की जो लंबाई है उतनी ही लंबाई पी आर की है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी दो भुजाएं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली और ये वाली बराबर हो, ये वाली या ये वाली बराबर हो, लेकिन हमने इस चित्र में, इस फिगर में, इस डायग्राम में इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर दिखाया है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी? हम लिखेंगे कैसे कि त्रिभुज पी क्यू आर में साइड पी क्यू इक्वल टू साइड पी आर। ये कंडीशन है, तब ये त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु
बाग, त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इट इज क्लियर, ये बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। अब हम अंतिम और तीसरा त्रिभुज, जिसका नाम विषमबाहु त्रिभुज है। क्या नाम है? विषमबाहु। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, विषम, विषम माने अलग अलग, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक। ऐसा त्रिभुज जिसकी बाहु माने भुजाएं, साइड कैसी हो? अलग अलग हो, अर्थात लंबाइयों में अलग अलग है। जैसे एक चित्र बनाते हैं, अब इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, इन तीनों की जो लंबाइयां हैं वो कैसी हैं? अलग अलग हैं, असमान हैं, बराबर नहीं हैं। तो लिखेंगे कैसे? त्रिभुज ए बी सी में साइड ए बी इक्वल नहीं है साइड बी सी के, ये इक्वल नहीं है साइड ए सी के। अब ये जो चिन्ह है, बराबर को कट किया गया है, ये बताता है कि बराबर नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी में साइड ए बी, अभी हम बता रहे थे कि ये जो मार्क्स है, ए बी भुजा बी सी के बराबर नहीं है। इसे हमने गणितीय रूप में इस चिन्ह से व्यक्त करेंगे। तो अब ट्राइएंगल एबीसी कैसा त्रिभुज बन जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है। तो कैसा त्रिभुज रहेगा? त्रिभुज एबीसी एक विषमबाहु त्रिभुज है। बच्चों, छात्रों, मेरी समझ में लगता है कि आपको जो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल किया है, तो उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा की है, भाग के बारे में चर्चा की है, अवयवों के बारे में चर्चा की है और प्रकारों के बारे में जो चर्चा की है, मुझे लगता है वो आप तक पहुंच गई होगी, अर्थात आप लोग उस चीज से परिचित हो गए होंगे। आपका स्टडी राइट्स में today's happy day and next day is right day। आज का दिन खुशियों वाला दिन और आगे के दिन ब्राइट चमकीले वाली, आपका फ्यूचर चमकीला हो, चमके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।